Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमित दैया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है समुदाय की विशेषताएं, समुदाय के लक्षण। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करेंगे समुदाय समझने की कि समुदाय क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे समुदाय के विभिन्न लक्षण। समुदाय के विभिन्न लक्षणों में हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे कि पार्टिकुलर समुदाय है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज है, स्पीसीज का स्ट्रक्चर्स क्या है, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, एंड साथ ही साथ जो स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अबंडेंस क्या है, डोमिनेंस क्या होती है, एंड जो कवर क्या होता है, कवर एरिया जो होता है वो क्या होता है, एंड वैल्यू इंडेक्स। इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समुदाय। देखिए, आपने पॉपुलेशन के बारे में तो सुना होगा। पॉपुलेशन क्या होती है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का जो समूह होता है उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे गाय है, सिर्फ और सिर्फ गाय का एक ग्रुप है। गाय की जैसे कि आपके टाउन है, जैसे आपका टाउन है और उसमें गाय की पॉपुलेशन काउंट की जाए भाई कितनी गायें हैं, तो वो गाय की पॉपुलेशन काउंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिटी जो होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम काउंट करते हैं। जैसे कि आपकी सिटी है, सिटी के अंदर आपको भी काउंट किया जा रहा है, आपकी भी पॉपुलेशन काउंट की जा रही है, एनिमल्स की भी पॉपुलेशन काउंट की जा रही है, प्लांट्स की भी की जा रही है, कितने नंबर्स हैं। तो जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है, विभिन्न जो जीव हैं उनका एक समूह है जो होता है वो होता है समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी समझने के बाद में कम्युनिटी बनती क्यों है, आखिर हम देखते हैं कि कम्युनिटी इसलिए बनती है क्योंकि हम जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट है और एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे पर जो होती है एक डिपेंडेंसी होती है। कोई भी जो है सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी आवश्यकता की वजह से, अपनी जो नीड्स है उसकी वजह से क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। इस वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी। अब जो है कम्युनिटी समझने के बाद में कुछ टर्म्स है, जैसे कि मेजर कम्युनिटी क्या है, माइनर कम्युनिटी क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। कि मेजर कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटी से जो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब अपना जो काम खुद चला सकती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब डिपेंडेंट का मतलब सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब कि अपने आप का जो है अपने आप को बना कर रख सकती है, अपने आप को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, इस तरह का जो एग्जाम्पल है मेजर कम्युनिटी का, जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि पॉन्ड कम्युनिटी है, मैराइन कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, डेजर्ट कम्युनिटी है। ये इसलिए क्योंकि मरीन कम्युनिटी हम बात करेंगे तो मरीन के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब उपस्थित होंगे। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट वो अपने आप में क्या है, बड़ी कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी है। तो इस तरह की कम्युनिटी जो कि क्या हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, ठीक है, उसे कहा जाता है मेजर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी क्या होता है, माइनर कम्युनिटी का मतलब होता है स्मॉल कम्युनिटी से। ठीक है, स्मॉलर कम्युनिटी से। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ बात करें प्लांट कम्युनिटी की, हम सिर्फ और सिर्फ बात करें एनिमल कम्युनिटी की, हम सिर्फ और सिर्फ बात करें माइक्रोबियल कम्युनिटी की, तो ये जो है अपने आइसोलेशन में क्या कहलाएगी, माइनर कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट अपने सेल्फ आइसोलेट रह के तो नहीं रह सकते, वो किसी न किसी से डिपेंडेंट होंगे। इसीलिए माइनर कम्युनिटी जो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल कम्युनिटी है, माइक्रोबियल कम्युनिटी है, ये सब अपने आप में क्या है, माइनर कम्युनिटी है। बट इन सब को आप मिक्स कर देते हो, एक जगह कर देते हो, तो वो मेजर कम्युनिटी बन जाती है, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। तो ये है मेजर और माइनर कम्युनिटी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि समुदाय की विशेषताएं होती है, जो समुदाय को परिभाषित करती है, समुदाय के बारे में हमें एक नॉलेज देती है कि समुदाय आखिर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखते हैं कि जब हमें किसी समुदाय की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है तो हम समुदाय को क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेट, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और उसमें स्क्वायर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक एरिया बना सकते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। तो क्वाड्रेट मेथड है स्टडी का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए
कि एक एरिया था उसको आपने इस तरीके से स्क्वायर में डिवाइड कर दिया एंड इस तरीके से आपने इसमें क्वाड्रेट्स बना दिए, ठीक है। ये बस आप अज्यूम ही कीजिए, इसमें हम नंबर तो काउंट नहीं करेंगे टोटल हमने कितने बनाए हैं, बस आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से जो एरिया होता है उसे हमने क्वाड्रेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो है हमें देखना है कि पर्टिकुलर जैसे कि अज्यूम दैट कि ये जो क्वाड्रेट है टोटल 100 है, ठीक है, और टोटल क्वाड्रेट कितने हैं 100। अब आपको ये देखना था कि हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है पर्टिकुलर प्लांट की, जैसे कि आपका जो एरिया है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, जो कि आप देखना चाह रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस एरिया की, तो आपने प्लांट सेलेक्ट किया जैसे कि कोई भी मैंगो ट्री है, ठीक है, तो आप मैंगो की ट्री काउंट करोगे पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे कि इस एरिया में मिला, इसमें मिले आपको, इसमें मिल गए, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से 8 हो गए, 8 टोटल 10 कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वाड्रेट अज्यूम दैट कि 100 थे, 100 थे, और उसमें से आपको कितने में मैंगो मिल गए 10, ठीक है, इंटू 100, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब टोटल क्वाड्रेट कितने थे और उनमें से कितने के अंदर आपने जो स्पीसीज आप देखना चाहते हो वो आपको मिली, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देखिए, यही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड, मतलब ऐसे क्वाड्रेट जिनके अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज आपको मिली, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, मतलब कितने क्वाड्रेट का आपने अध्ययन किया, ठीक है, इंटू 100, ये आपको बताता है फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम किसी और स्पीसीज के कंपैरिजन में स्टडी करते हैं कि भाई कितने जो है आपको जो है पर्टिकुलर स्पीसीज मिली। इसमें तो आपने क्या किया था, टोटल क्वाड्रेट देखे थे और देखा किसमें किसमें आपको मैंगो मिला, ठीक है, बस ये फ्रीक्वेंसी थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आपको यही क्वाड्रेट है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मैंगो जो था आपको कितने में मिला, यहां पर 10 में मिला, हम मान लेते हैं कि मैंगो जो है वो टोटल 20 क्वाड्रेट्स के अंदर आपको मिला, ठीक है। और बाकी जो है अदर स्पीसीज है जैसे कि और ट्रीज हैं, जैसे कि अशोका है, नीम के ट्री हो गए, अदर ट्रीज हैं, जितने भी ट्रीज हैं टोटल स्पीसीज हैं, ऑल स्पीसीज हैं, ठीक है, और इसमें मैंगो भी काउंट हो जाएगा। इन सब ने मिलकर कितने क्वाड्रेट कवर किए, तो हम देखते हैं कि इन्होंने मिलकर जैसे कि 80 क्वाड्रेट कवर किए, ठीक है। 20 में मिला है सिर्फ और सिर्फ मैंगो, और 80 के अंदर आपको सभी स्पीसीज मिली, 20 के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो 20 खाली रह गए। तो इंटू 100 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहां पर आप काउंट कर सकते हो। अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर आप 20 कर दीजिए कि भाई 20 था, तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 20। तो इस तरीके से 100 क्वाड्रेट थे जिसमें आपने देखा कि मैंगो आपको मिले थे सिर्फ 20 के अंदर, तो मैंगो की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20%, ठीक है। और वहीं आप जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे तो आपने देखा कि 20 के अंदर मैंगो मिले और 80 के अंदर टोटल के अंदर आपको टोटल स्पीसीज देखने को मिली, जितने भी आप देख रहे थे। 20 के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो 20 खाली हो गए, तो टोटल 80 ही हुए, टोटल 80, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 25%। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आप काउंट कर सकते हो। अब देखिए एक फेमस साइंटिस्ट है रॉनकियर, उन्होंने हमें बताया कि अगर ये परसेंटेज रहता है तो स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से कंसीडर कीजिए। ये कहते हैं कि अगर 20% तक रहती है तो रेयर काउंट होगा, कोई स्पीसीज रेयर काउंट होगी। अगर 40 तक रहती है तो सेल्डम होगी, मतलब कभी कभी। ऑफन का मतलब होता है अक्सर से, मतलब अक्सर ये पदब आपको मिल जाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर की स्पीसीज को बताता है 80% तक है तो। और अगर 100 तक है, 81 से 100 के बीच में आपको किसी की प्लांट की फ्रीक्वेंसी, स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है तो वो हो जाएगी कॉन्स्टेंटली, मतलब नियमित तौर पे आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी फ्रीक्वेंसी के तौर पे। तो ये है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो बताती है कि पर्टिकुलर एरिया, मतलब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर जो यूनिट एरिया है आपका, उसमें किसी स्पीसीज का कितना नंबर है, ठीक है। जैसे कोई आपने एरिया देखा, ठीक है, उस एरिया में आपको पर्टिकुलर स्पीसीज कितनी मिली, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी होती है।
ठीक है। तो सिंपल ही होता है, डेंसिटी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एरिया देखना है और एरिया के अंदर आपको कितनी पॉपुलेशन का क्या मतलब उन स्पीसीज का कितना नंबर मिला, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन है डेंसिटी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीसीज इन एनी यूनिट एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मतलब किसी जो पर्टिकुलर स्पीसीज जिसको आप देखना चाह रहे हो उस स्पीसीज का किसी एरिया के अंदर, किसी यूनिट एरिया के अंदर कितना नंबर है, कितनी संख्या में वो है, वही डेंसिटी होती है। फॉर्मूला भी देखिए, इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल कितने हैं उनका नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स यूज्ड इन सैम्पलिंग, जो क्वाड्रेट्स जो आपने यूज किए हैं सैम्पलिंग के लिए वो कितने हैं। ठीक है, तो इजीली जो है वो आपको डेंसिटी मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि यहाँ पर आपने 10 क्वाड्रेट देखे। ठीक है, 10 क्वाड्रेट बनाए अलग अलग जगह और 10 क्वाड्रेट आपने सैम्पलिंग के लिए लिए। ठीक है, और उसमें आपने जो है पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर्स काउंट किए तो आपको मिले 25। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्टली इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, क्या हो जाएगी डेंसिटी इसकी 2.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली डेंसिटी काउंट कर सकते हैं। तो 10 क्वाड्रेट से जिसमें आपको टोटल काउंट करने पे 25 मिले तो आपकी डेंसिटी कितनी होगी 2.5। इसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी भी आप काउंट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी में बस आपको देखना है कि आपने जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं एंड उसमें टोटल स्पीसीज जो है उनके नंबर्स कितने हैं, उसमें आप फिर सबको काउंट करोगे। ठीक है, इंटू 100 कर देने, आपको ये करने पर आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तब देखते हैं कवर। कवर का मतलब होता है कि जो लैंड पार्ट है, ठीक है, जो भूमि की सतह है उसका जो एरिया प्लांट के थ्रू कवर किया जा रहा है उससे मतलब होता है कवर। और कवर में प्लांट का कौन सा पार्ट, एरियल पार्ट, मतलब जो आपको हवा में दिखाई देता है, मतलब सतह से ऊपर जो दिखाई देता है उस एरियल पार्ट के थ्रू जो कवर किया जाता है एरिया, उसे कहा जाता है कवर। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन देखिए, लैंड एरिया कवर्ड बाय एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट के थ्रू जो लैंड का, जो भूमि का जो सतह कवर की जाती है उसे ही कवर कहा जाता है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट देखते हैं हम, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसल एरिया एंड कैनोपी कवर। ठीक है, बेसल एरिया कवर एंड कैनोपी कवर। अब इसमें देखिए बेसल एरिया कवर का मतलब होता है स्टेम से, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो पादप का जो तना होता है, वो पादप का जो तना है, ठीक है, पादप का जो तना है उस पर इस तरीके से जो है भूमि की सतह पर पादप जो होता है लगा रहता है। तो ये जो तना वाला हिस्सा है वो प्लांट में कितना हिस्सा कवर कर रहा है ना, उससे कहा जाता है बेसल एरिया कवर। जैसे इसमें देखिए आप कि प्लांट है, प्लांट जो है लैंड का ये वाला पार्ट जो है कवर कर रहा है, मतलब सतह के अंदर धसा हुआ होता है, तो उसे कहा जाता है बेसल एरिया कवर। इसी तरीके से कैनोपी कवर क्या होता है, प्लांट की कैनोपी द्वारा जो कवर किया जाता है। प्लांट की कैनोपी को कौन बनाता है, प्लांट की कैनोपी को बनाता है ब्रांचेस, ठीक है, एंड जो लीफ पार्ट होता है ये मिलकर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो मिलकर कैनोपी बनाता है। तो ये वाला जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, ब्रांचेज एंड लीफ जो कवर एरिया कवर कर रही है लैंड का, उसे कहा जाता है कैनोपी कवर। ठीक है, बेसल एरिया कवर एंड कैनोपी कवर आप समझ गए। तो उसके बाद में आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्लांट की डोमिनेंस जो बताता है वो कौन बताता है, बेसल एरिया कवर। ठीक है, जो बेसल एरिया कवर जो है वो डोमिनेंस बताएगा, ना कि कैनोपी कवर। प्लांट का जो बेसल एरिया कवर है वो प्लांट की डोमिनेंस बताता है। अब यहाँ पर मीन बेसल एरिया जो है वो काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल बेसल एरिया, मतलब प्लांट जितने भी आप प्लांट स्पीसीज का देखना चाहते हो तो उन प्लांट स्पीसीज का ये एरिया आप काउंट करोगे। ठीक है, तो वो टोटल बेसल एरिया हो जाएगा एंड नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, तो वो आपको मीन बेसल एरिया जो है वो बता देगा। ठीक है, टोटल बेसल एरिया जो होता है वो आपको डोमिनेंस बताने में यूज करते हैं। ठीक है, हम डोमिनेंस को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं बेसल एरिया का। नेक्स्ट है इसमें
कि मीन बेसल एरिया इनटू डेंसिटी अगर आप कर दें तो आपको बेसल कवर मिल जाएगा पर यूनिट एरिया। ठीक है, साथ ही साथ जो है एक टर्म जैसे कि रिलेटिव डोमिनेंस जो होती है, रिलेटिव डोमिनेंस, ठीक है, ये हम डोमिनेंस क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर वैसे ही आप फॉर्मूले के तौर पे देख लीजिए कि रिलेटिव डोमिनेंस अगर आपको देखनी है और उससे आप बेसल एरिया के थ्रू काउंट कर सकते हैं, तो उसमें आप देखिए टोटल बेसल एरिया ऑफ स्पीसीज अपॉन टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको डोमिनेंस बताएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डोमिनेंस देखने के लिए हम क्या देखते हैं, टोटल बेसल एरिया देखते हैं। तो अगर आप किसी स्पीसीज का टोटल बेसल एरिया ही देखते हो तो वो तो उसकी डोमिनेंस बताएगा। अगर आपको रिलेटिव डोमिनेंस देखनी है तो आपको उस पर्टिकुलर स्पीसीज की टोटल बेसल एरिया तो देखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अदर प्लांट स्पीसीज, टोटल प्लांट स्पीसीज जो है, टोटल जो ऑल स्पीसीज हैं, ऑल प्लांट स्पीसीज हैं, उनका भी बेसल एरिया अगर आप देखोगे तो आपको रिलेटिव डोमिनेंस मिल जाएगी। ठीक है,